हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मॉक टेस्ट पेपर 2 बेटे। और ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन 25 एग्जाम्स के लिए। और ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि हर एग्जामिनेशन से पहले एक आरटीपी और 2 एमटीपी आते हैं। आरटीपी और एमटीपी 1 उसका लिंक मैं शेयर कर चुका हूँ व्हाट्सएप चैनल पे भी और टेलीग्राम पे भी। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटे एमटीपी 2। बस उसके बाद फिर हमारा काम खत्म। मॉक टेस्ट पेपर एग्जामिनेशन के पैटर्न पे पूछा जाता है। और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है? 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। और एज यूजुअल जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो सारे पुराने क्वेश्चंस हैं बेटे। वो तो मैंने सिर्फ क्लास बुक के क्वेश्चन की रेफरेंस देके जाना है आपको। मेनली तो हमने एमसीक्यू डिस्कस करने हैं जो 30 मार्क्स के हैं। और पेपर के वही दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये मैं स्क्रीन के ऊपर आपका पार्ट 1 लगा देता हूँ और एमसीक्यू निपटा लेते हैं बेटे। वही दो दो नंबर के 15 क्वेश्चन आने हैं 30 मार्क्स के। और लिखा भी हो इन्होंने कि केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू 30 मार्क्स, ये आपका पार्ट 1 है। और ये बेटे आपका केस 1 है, ये आपका केस 1 है। हम इसको स्टडी करते हैं। इसमें इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दोनों को मिक्स करके केस स्टडी बनाई है। AS2 इन्वेंट्रीज पे है और AS10 पीपीई पे है। जब इन्वेंट्री की बात करेगा तो AS2 के प्रोविजन लगेंगे और पीपीई की बात करेगा तो AS10 लगाएंगे। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटे। हमारे पास है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। कोई कंपनी है बेटे एक्सीलेंस लिमिटेड और ये काम करते हैं रियल एस्टेट का। अगर एक रियल एस्टेट कंपनी की हम बात करें जैसे DLF है, तो DLF का काम क्या है? बिल्डिंग्स बनाना। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, कमर्शियल भी बनाते हैं। तो एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए जो उसके फ्लैट्स हैं, विलास हैं, शॉप्स हैं या शोरूम्स हैं, उसकी इन्वेंट्री है। तो रियल एस्टेट कंपनी की बात कर रहा है ये। विच कंस्ट्रक्ट्स रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स फॉर सेलिंग। मैं तो कह ही रहा हूं आपसे। और जो भी चीज रीसेल करने के लिए बनाते हैं वो इन्वेंट्री। द कंपनी हैज कमेंस्ड अ न्यू प्रोजेक्ट एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड आर एज फॉलोज। आपको एक प्रोजेक्ट की डिटेल बता रहा है। और रियल एस्टेट कंपनी के लिए प्रोजेक्ट क्या है? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में हम जो इंक्लूड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, जो जो इन्वेंट्री की कॉस्ट में आता जाएगा जोड़ते चलेंगे। क्या नहीं आता आपको मैंने AS2 में बताया था। AS2 में हम इन्वेंट्री में क्या क्या नहीं लेते? एबनॉर्मल लॉसेज नहीं लेते और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नहीं लेते, सेलिंग ओवरहेड्स नहीं लेते, इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लेते। इंटरेस्ट हम ले सकते हैं अगर आपकी जो एसेट है वो क्वालिफाइंग हो। तो जैसे इस इन्वेंट्री को बनने में टाइम लगेगा, रियल एस्टेट कंपनी है तो इनको प्रोजेक्ट डेवलप करने में टाइम लगेगा, तो ये क्वालिफाइंग है, पक्का क्वालिफाइंग है। अगर कोई लोन वोन लेंगे तो ब्याज को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, आम इन्वेंट्री में कैपिटलाइज नहीं करते। फिर फिनिश्ड गुड्स की स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेते हम। वो एक लिस्ट आपको मैंने बना के दी थी। तो चलो इसको जरा पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट 10 करोड़। क्या ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में आएगा? बिल्कुल आएगा। बिना लैंड के आप बिल्डिंग कैसे बना लोगे? तो जब ये बेचेगा अपने प्रोजेक्ट्स को तो लैंड के राइट्स भी साथ में ही देगा। लैंड इज ऑल्सो हेल्ड फॉर रीसेल। तो 10 करोड़ रुपए की लैंड है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी बता रहा है आपको? 25 करोड़ है। लो, जो ये भी मैं ऐड कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मटेरियल वेजेस सब आ गए, 25 करोड़। तो कितने रुपए लगा दिए मैंने? 35 करोड़ लगा दिए। आगे क्वेश्चन कहता है द कंपनी ऑल्सो इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 10 lakhs फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स। तो क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लेंगे? नहीं लेंगे। तो क्या मैं इसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में लूंगा? नहीं लूंगा, ये P&L में जाए। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग सब P&L में जाते हैं। इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड कॉस्ट कैपिटलाइज होती है बेटे।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट आपका तैयार है 35 करोड़ रुपए में, एंड एट द एंड ऑफ ईयर 1, फर्स्ट ईयर के एंड में, ये सारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा हमारे पास, द एनआरवी ऑफ द बिल्डिंग वाज 40 करोड़, ये हमारी कॉस्ट है, इसका एनआरवी है 40, विच एवर इज लोअर। तो अगर आप मुझसे पूछें कि बैलेंस शीट में आप इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे शो करेंगे, तो मैं तो 35 करोड़ पे शो करूंगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैं AS2 लगाऊंगा, विच एवर इज लोअर 35 करोड़, तो बैलेंस शीट में 35 करोड़ रुपए की कॉस्ट आपको दिखेगी। फिर हम क्वेश्चन को आगे लेके आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, सेकेंड ईयर में आ गए और हम खड़े हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, द कंपनी डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग एज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस। कंपनी ने अपना माइंड चेंज किया, कहते हैं हम इसको बेचेंगे नहीं, हम इसको हेड ऑफिस बनाएंगे अपना। तो जैसे ये इसको अपना कॉर्पोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस बनाएंगे, तो ये बन जाएगा हेल्ड फॉर यूज बट नॉट फॉर रीसेल। तो अब मैं इसको AS2 से निकाल के AS10 में ले आऊंगा और मैं इसको PPE बोलूंगा। तो ईयर 2 की जो बैलेंस शीट होगी उसमें ये इन्वेंट्री की तरह नहीं दिखेगा, आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरह दिखेगा। और कॉस्ट वही 35 करोड़ है, कैरिंग अमाउंट पे हम उस पर शिफ्ट कर, बस क्या होगा, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन चेंज होगा, जो चीज करंट एसेट्स में दिख रही थी अब वो नॉन करंट एसेट में दिखेगी, हेडिंग चेंज कर देंगे हम, और एंट्री पास हो जाएगी PPE अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री खत्म और PPE आ गया। द कंपनी फर्दर incurred 50 lakhs for making necessary changes in the structure of using it as corporate office in accordance with government norms for commercial spaces. Without these changes, the office cannot be set up. अब AS10 में आते हैं। AS10 क्या कहता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए जो पैसे खर्च होंगे वो उसकी कॉस्ट का पार्ट है। तो आपको 50 लाख रुपए उसको रेडी फॉर यूज बनाने के लिए करने पड़े, तो अब मैं क्या करूंगा, 35 करोड़ में 50 लाख और ऐड करूंगा, तो ये 35.5 हो जाएगा। इन्वेंट्री 35 करोड़ की है लेकिन PP 35.5 करोड़ का है, क्योंकि रेडी फॉर यूज बनाने के लिए आपको 50 लाख रुपए और खर्च करने पड़ेंगे, ऑफिस बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर पार्टीशन करने पड़ेंगे, वो सब आपकी कॉस्ट का पार्ट है। बस इतना क्वेश्चन था। कहते जी आप एक बार डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दो, आप हमें बताओ कुछ क्वेश्चंस के आंसर, आओ पूछो। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है जी सबसे पहले, कहता है बताओ जरा एट द एंड ऑफ ईयर 1, फर्स्ट ईयर के एंड में आप इस बिल्डिंग को कैसे शो करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के एंड में तो इन्वेंट्री है, ये रहा A। क्या ये इन्वेस्टमेंट है, नो, इन्वेस्टमेंट तो रेंटल के लिए होते हैं। क्या ये PP है, नो, हेल्ड फॉर यूज नहीं है, ये हेल्ड फॉर यूज सेकेंड ईयर में बना है। इनटेंजिबल बन ही नहीं सकता क्योंकि टेंजिबल एसेट की बात हो रही है। फिर हमसे सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जी, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, कहता है बताना जरा फर्स्ट ईयर के एंड में ये जो प्रोजेक्ट है आप इसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के एंड में इन्वेंट्री है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर 35 करोड़, ये रहा इसका आंसर B। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है, कहता सेकेंड ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब तो ये PPE बन गया। When the intention is to use the building as corporate office, it should be classified as PPE. ये कोई क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सारे आंसर हो गए हमारे। अब ये हमसे वैल्यू पूछेगा, कहता बताना जरा वैल्यू क्या है, 35.5। तो अगर आप देखें इसका आंसर, तो पहले का आंसर है A, दूसरे का है B, तीसरे का है C और फिर इसका है B। तो पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, A B C B। और अगर मैं इसके आंसर आपको चेक कराऊं, A B C B, 8 नंबर पक्के हो गया आपके। ये MCQ पूछा है इन्होंने। ये तो अगर मैं आपको नहीं भी कराता तो भी आप कर लेते। मैं सेकंड क्वेश्चन में आ गया बेटे, देखते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। कोई कंपनी है बेटे सुपर कूल,
is a manufacturing company engaged in manufacturing eco-friendly equipment. किसी कंपनी ने फैक्ट्री लगा रखी है और फैक्ट्री में कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है 1 अप्रैल 23 इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है, द कंपनी रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 20 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट which is 25% of the total capital of the company for various purposes that company deems fit and no repayment is required to be made. मुझे एक बात बताओ, जब ये ग्रांट की बात करता है तो कौन सा AS लगेगा? ग्रांट की बात करते ही हमारे दिमाग में आता है AS 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। और जब हम कैपिटल को बेस बनाते हैं, ये बात क्यों लिखी इसने कि ये कैपिटल का 25% है। जो 20 करोड़ की ग्रांट आपको मिली है वो कैपिटल का 25% है। अब आप दिमाग में सोचो, क्या ये किसी एसेट से रिलेटेड है? नहीं। क्या ये किसी एक्सपेंस से रिलेटेड है जिसको ग्रांट फॉर रेवेन्यू बोलते हैं? नहीं। क्या ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट है? नहीं। ये ग्रांट है ग्रांट फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। तो जब हमें कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए कैपिटल के फॉर्म में ग्रांट मिलती है, हम उसे बोलते हैं ग्रांट फॉर कैपिटल, ग्रांट फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। और ये भी आप भी सबको पता है कि हम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में लेके जाते हैं। जब हमें कोई ग्रांट डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिलती है तो हम उसको दो तरीके से डील करते हैं, एसेट रिडक्शन मेथड, डेफर्ड ग्रांट मेथड। अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिलती है, जैसे लैंड के लिए मिली है, तो वो कैपिटल रिजर्व में जाती है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए मिलती है तो कैपिटल रिजर्व में जाती है। और ये इसका पहला MCQ है। कहते हैं जो 20 करोड़ की ग्रांट है जो आपको मिली है, इसको आप प्रेजेंट करेंगे। इसको कौन सी ग्रांट प्रेजेंट करेंगे? हम तो इसको कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। आंसर है C। जब कोई ग्रांट कैपिटल को बेस बना के देते हैं तो कैपिटल रिजर्व में जाएगी, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट है। फर्स्ट पैराग्राफ में एक MCQ हो गया। हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। क्या कहता है जी सेकंड पार्ट में? देखते हैं। द कंपनी ऑल्सो बोरोड 10 crore rupees from NBFC and interest paid on the same during the year 1 lakh rupees। कोई 10 करोड़ रुपए का लोन लिया है, उस पे 1 लाख रुपए का ब्याज दिया है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से डील होगा, अकाउंटिंग फॉर बोरिंग कॉस्ट। अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज कर लेंगे, नॉन क्वालिफाइंग है तो P&L में डाल देंगे। अभी तो कुछ पता लग नहीं रहा कि लोन लिया क्यों है, ये तो आगे पढ़ना पड़ेगा हमें क्वेश्चन। मैंने जब क्वेश्चन आगे पढ़ा तो पता लगा मुझे। द कंपनी एक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम द फंड्स ऑफ 10 करोड़। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब क्या है? परचेज। तो मशीनरी परचेज करने में तो टाइम लगता ही नहीं। और AS 16 में मैंने आपको बताया था कि परचेज को हम जनरली नॉन क्वालिफाइंग चीज मानते हैं और इंटरेस्ट को P&L में डाल देते हैं। तो मैं ब्याज को कैपिटलाइज करूंगा नहीं, क्योंकि प्लांट खरीदा और आपका एक्विजिशन में अगर टाइम लगेगा। मैंने AS 16 में 3 चीजें बताई थी, एक्विजिशन, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन। कुछ भी हो लेकिन टाइम लगना चाहिए। तो लोन लिया और प्लांट खरीद लिया, अब वो ब्याज तो P&L में जाएगा, मैं तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेजूंगा। लेकिन ये जो 10 करोड़ का प्लांट है ये मेरी कॉस्ट का पार्ट है। 10 करोड़ में प्लांट खरीदा है, वो कॉस्ट में आ गया, ब्याज P&L में चला गया। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं? एंड 1 crore rupees was spent on its installation and assembly। AS 10 सबको आता है, PPE का। रेडी फॉर यूज बनाने के सारे खर्चे हम कैपिटलाइज करते हैं। तो जो इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 1 करोड़ की, वो हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। 10 lakh rupees were spent on professional fees necessary for the installation and operating the machine। ये बात भी सबको पता है, AS 10 का रिविजनरी वीडियो भी दे चुका। जब हम परचेज बाय कैश करते हैं तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी हमारे पास कि क्या क्या आइटम इंक्लूड करने और क्या क्या नहीं करने। क्या क्या नहीं करने पहले ये बताया था आपको, एडवर्टाइजिंग नहीं लेना, इनॉग्रेशन कॉस्ट नहीं लेनी, ऑपरेटिंग लॉसेज नहीं लेने, स्टाफ ट्रेनिंग लेना, रीलोकेशन कॉस्ट नहीं लेनी। क्या क्या लेना आपने? परचेज प्राइस, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट लेना है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस लेने, लोडिंग अनलोडिंग लेना है, ट्रांसपोर्टेशन लेना है, इंस्टॉलेशन लेना है, साइट प्रिपरेशन लेना है, प्रोफेशनल फीस लेनी है,
फिर ट्रायल रन के यूनिट्स की कॉस्ट लेनी है, नेट ऑफ स्क्रैप, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट लेना है, कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन लेना है, ग्रांट नहीं लेनी, सारी आपको लिस्ट बना के दी थी। तो प्रोफेशनल फीस भी मैं इसमें ऐड करूंगा, AS10 की वो चार्ट आपको याद होना चाहिए, 10 लाख रुपीज है। फिर हमें क्वेश्चन कहता है जी, द कंपनी ऑल्सो स्पेंट 50 लाख रुपीज ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो P&L में जाता है, ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपकी। तो 1 लाख रुपए का ब्याज और 50 लाख रुपए के आपके ऑपरेटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब P&L में जाएंगे। सिर्फ 3 चीजें आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, प्लांट की कॉस्ट 10 करोड़, इंस्टॉलेशन 1 करोड़ और प्रोफेशनल फीस आपकी 10 लाख। तो ये टोटल कॉस्ट बन गई बेटे 11 करोड़ 10 लाख, 11.1 करोड़। और फिर हमें क्वेश्चन ये कहता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी आपका है ये रेडी फॉर यूज हो गया है 30 सितंबर को। अगर 1/4 से आप अपना ईयर शुरू कर रहे हैं 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल 23 से शुरू करेंगे, मार्च 24 में एंड करेंगे, तो ये 12 महीने बनते हैं। आपका प्लांट यूज हुआ है 30 सितंबर से, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% और रेट हमेशा एनुअल होते हैं, तो हाफ ईयर का 5% कर देंगे हम, तो कोई चक्कर ही नहीं है। मैं इसमें से 5% माइनस कर दूंगा तो बैलेंस शीट की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला आंसर तो हो ही गया। हम अगले पार्ट पे चलते हैं। ये आगे इन्होंने 2-3 MCQs और दिए हैं हमें, आसान आसान से है। एट वट वैल्यू द प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। वैल्यू पूछ रहा है 11.1 करोड़। नहीं, कौन सी डेट पूछ रहा है? 31 मार्च को पूछ रहा है जी। अच्छा अच्छा, ओरिजिनल नहीं पूछ रहा आपसे। अगर आपसे ओरिजिनल पूछता तो 11.1 करोड़, आपसे पूछ रहा है बैलेंस शीट डेट को बताओ, तो 11.1 करोड़ माइनस करेंगे 5%, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। बताना जरा बेटे क्या आ रहा है इसमें, 11.1 माइनस 5%, ये आ जाएगा 10.545 करोड़। देखना कोई ऑप्शन है क्या? ये रही सर, ऑप्शन सी है। पहले का आंसर भी सी था, दूसरे का आंसर भी सी है। आगे रीड करते हैं थर्ड। द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 50 lakhs शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्या ये प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है? नहीं। क्या ग्रांट का पार्ट है? नहीं। सी, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। लो कर लो बात। तीसरे का भी आंसर सी आ रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ ग्रांट। गलत बात है। हमने प्लांट ग्रांट के पैसे से थोड़ा ना लिए, लोन के पैसे से लिए। ग्रांट तो कैपिटल के लिए मिली है आपको। गलत बात कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी बिलोंग्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गलत है। NBFC से आपने सिर्फ लोन लिया है, प्लांट आपका है, आप लोन वापस कर ही दोगे। क्या प्लांट के ऊपर ऑनरशिप NBFC की है? अगर मैं किसी बैंक से लोन लेके कोई एसेट खरीदता हूं तो वो एसेट बैंक की थोड़ा ना हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी बिलोंग टू द कंपनी, ये तो ठीक है। एंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट PPE, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। आंसर है सी, ये ठीक लग रहा है अभी, पर मुझे डी भी पढ़ना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गलत बात है। 11 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी है, कहता है बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, फिर गलत बात। इसका आंसर भी सी है। ये एंटिटी से बिलोंग करती है और बैलेंस शीट में आएगी। तो अगर मैं बात करूं तो कमाल की बात है, 1 2 3 4 सबके आंसर सी है। सी 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 सी, थोड़ा ऑड लग रहा है लेकिन आंसर यही है। चेक कर लेते हैं एक बार, आओ। अगर मैं आंसर की बात करूं तो सी 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 बिल्कुल ठीक है जी, सारे आंसर सी है। थोड़ा ऑड लगता है लेकिन जो है सर आंसर वही। हमने 4 और 4 8 MCQ कर भी लिए और 8 दूनी 16 नंबर का पेपर हो गया हमारा। फिर हम आगे थर्ड में, हम आगे थर्ड में।
ये किस चीज का क्वेश्चन है जी? ये बायबैक का बेटे, ये बायबैक का क्वेश्चन है। मैं आपको पहले सॉल्व करा देता हूं। मेरे पास बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 17 लाख रुपए। रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका फ्री रिजर्व है, और पी एंड एल भी आपका फ्री रिजर्व है। और सेक्शन 68 सबने पढ़ा हुआ है। फ्री रिजर्व में 3 रिजर्व आते हैं, जनरल रिजर्व, पी एंड एल और प्रीमियम। तो हमने फ्री रिजर्व यूज करने होते हैं। और आपको सिर्फ लोन चेक करने हैं कितने, ये आपके लोन है। ये डेट इक्विटी रेशियो में काम आएंगे। अगर कुछ करंट लायबिलिटीज होती वो भी हम डेट इक्विटी में लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ले लेते हैं। तो ये बेकार है इंफॉर्मेशन आपके लिए। सीधी बात करते हैं। सबसे पहले 17 लाख रुपए लो, इसको डिवाइड करो 10 से, तो नंबर ऑफ शेयर बनते हैं 1,70,000। मैं इसका करूंगा 25%। बताओ कितना आया? 42,500। बताओ ये कौन सा टेस्ट है? इसको हम कहते हैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ये हमारा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है। जितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी के पास होते हैं उसका 25% आप बायबैक कर सकते हैं। 3 कंडीशन बताई थी, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और डेट इक्विटी टेस्ट। तीनों में से विच एवर इज लोअर लेना होता है। तो ये पहला 42,500 आ गया। फिर दूसरे पे आते हैं, 17 लाख, 23.5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। मैंने ये सारी अमाउंट इकट्ठी कर ली, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व को इकट्ठा कर लिया। 17 लाख, 23.5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख, 45 लाख हो गया जी। 25, 26, 28, 45 लाख। इसका करेंगे 25% और इसको डिवाइड करेंगे ऑफर्ड प्राइस से। ऑफर्ड प्राइस क्या है? ऑफर्ड प्राइस हमारा है 30 रुपीज का। कंपनी कितने शेयर बायबैक करना चाहती है? 35,000 शेयर। तो देखना पड़ेगा मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 30 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे सेकंड टेस्ट, जिसको रिसोर्स टेस्ट बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग शेयर आ जाएंगे। 45 लाख का 25% डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ जाएंगे 37,500। ये टेस्ट 1 है, ये टेस्ट 2 है। अब आते हैं डेट इक्विटी में। मैंने इन दोनों का टोटल लगाया। डेट अपॉन इक्विटी कम से कम 2 रखना होता है आपने, तो 46,50,000 मैंने इन दोनों का टोटल मार दिया। डेट इक्विटी रेशियो, इक्विटी से डबल आप रख सकते हैं अपने डेट, तो आपको हाफ इक्विटी मेंटेन करनी है। हाफ इक्विटी बनती है आपकी ये 23-25। फिर आपको एक इक्वेशन कराई थी मैंने, x इज इक्वल टू 45 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, 23,25,000 मुझे मेंटेन करने हैं, और एक मुझे माइनस करना है 10x CRR, और मुझे डिवाइड करना है ऑफर्ड प्राइस से। इक्वेशन आपको आती है, 45 लाख में से माइनस करेंगे 23-25, हाँ जी, तो 21,75,000 डिवाइड करेंगे 40 से, x की वैल्यू आ जाएगी 54,375। ये तीसरा टेस्ट आएगा। तीनों टेस्ट मैंने सॉल्व करके दिए आपको। अब ये इक्वेशन समझाना मेरा काम नहीं है, वो आपको लेक्चर्स में भी समझाया हुआ है, रिवीजन में भी समझाया हुआ है। रिवीजन वीडियो है इसके ऊपर, मैंने दी हुई है आपको। फास्ट ट्रैक वाले बच्चों को फास्ट ट्रैक में समझाया हुआ है। अब तो सिर्फ सॉल्व करने का टाइम है। बस आपको क्या करना है, पहला एमसीक्यू पढ़ना है। एज पर द कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 68, द बायबैक ऑफ शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड। बताओ कितने परसेंट से ज्यादा आपका बायबैक नहीं हो सकता? 25%। किस चीज का 25%? कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। ये रहा जी इसका बी आंसर। बीस % गलत है, 25% भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे फ्री रिजर्व नहीं है। 20-20 के तो दोनों रेशो गलत है, 20% तो रेशो ही नहीं है। 25 में कंफ्यूजन है, तो 25 कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का लेना होता है, सिर्फ कैपिटल का नहीं लेना होता। तो इसका आंसर है बी। सिंपल क्वेश्चन। अच्छा बताओ जी, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से कितने शेयर बायबैक होने चाहिए? 42,500 आया था आंसर, ये रहा 42,500। तो पहले का आंसर आया था बी, दूसरे का आंसर फिर बी। फिर हमसे पूछ रहा बताओ जी कितने शेयर आप कर सकते हैं
रिसोर्स टेस्ट में आए थे 37,500, इसका आंसर है सी। और डेट इक्विटी में ये रहा आपका डेट इक्विटी टेस्ट, कहता बताना कितने मैक्सिमम शेयर है, ये रहा आंसर डी। वर्किंग सारी सॉल्व की हुई है हमने, डी। तो बायबैक का क्वेश्चन तो कोई पहली बार थोड़ा ना पूछा, इन्होंने कई बार पूछ चुके हैं और एक ही तरीका है सॉल्व करने का। तो बी बी सी डी, बी बी सी डी, बी बी सी डी, सही लिखा हुआ बिल्कुल, बी बी सी डी है ना, हाँ जी बी बी सी डी है, बिल्कुल ठीक है। 4 थी 12, 12 दोनों 24 नंबर का एमसीक्यू हो गया। ये तो आसान क्वेश्चन है जी, आप खुद ही कर लेते। क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज इज एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग लीजेस। आपको पता होना चाहिए आउट ऑफ स्कोप में, मैंने आपको बताया था कि लीज किस किस पे नहीं लगता। दो चीजें तो पक्की हैं, एक तो एग्रीकल्चर वाले आइटम्स पे नहीं लगता, एक आपका मिनरल आइटम्स पे नहीं लगता, वो जो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज होते हैं साइंटिफिक रिसर्च वाले। लैंड पे नहीं लगता क्योंकि लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है। कहते हैं जी लीज अग्रीमेंट्स टू एक्सप्लोर फॉर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं, इस पे नहीं लगता। क्या पेटेंट्स कॉपीराइट्स इन मोशन पिक्चर्स पे लगता है, नहीं। क्या लैंड्स पे लगता है, नहीं। मैंने आपको लीज की एक डेफिनेशन लिखवाई थी, कि लीज इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट वेयर बाय लेसर कन्वेज टू द लेसी right to use an asset for agreed period of time in return of a payment or series of payment। ये देखो वो सेम डेफिनेशन यहां चिपका दी, कन्वेज टू द लेसी इन रिटर्न ऑफ अ पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट राइट टू यूज एन एसेट, लीज की डेफिनेशन है। जब हम क्लास शुरू करते हैं तो लीज की यही डेफिनेशन वहां लिखते हैं। इसका आंसर है बी, फोर्थ का आंसर है बी। ये पांचवा क्वेश्चन है, कैसे बताना जी अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड पेड, तो वो कौन सी हेडिंग, मजाक कर रहे हैं क्या। डिविडेंड पे करेंगे तो फाइनेंसिंग में जाएगा, क्यों, कैपिटल और लोन, शेयर कैपिटल और लोन, कैपिटल पे डिविडेंड पे करते हैं, लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं, ये सब फाइनेंसिंग में जाते हैं। ऑप्शन है सी। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये AS2 में से पूछा, WIP वाले में से, ये WIP की वैल्यूएशन पूछेगा आपसे अभी AS2 के हिसाब से। ये क्लास बुक का क्वेश्चन है। 31 मार्च को राधेश्याम एंटरप्राइजेस के पास एक कॉस्ट बता रहा आपको WIP की है। पार्टली फिनिश का मतलब WIP, तो WIP की आपको कॉस्ट बता रहा है 530। अब आपको इसका NRV निकालना है, तो मैंने WIP का NRV निकालने का तरीका बताया था आपको। WIP की NRV निकालने का तरीका बताया था, क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस एक कॉस्ट टू फिनिश द प्रोडक्ट। WIP को फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी लगेगी आपकी। तो अगर आपको NRV निकालना है, पहले ये बताओ इसका सेलिंग प्राइस क्या है। ये क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है, डिट्टो 750। बताओ इसको बेचने में कितने पैसे लगेंगे, 8% तो ब्रोकरेज लगेगी, और क्या लगेगा, 310 रुपए का एडिशनल एक्सपेंडिचर भी लगेगा। बताओ फिर इसकी NRV क्या आई, 8% तो ब्रोकरेज लगेगी, 310 रुपए और लगेंगे, 380 रुपए लगेंगे। विच एवर इज लोअर, 380। हमसे पूछ रहे हैं बताना जी जरा जो पार्टली फिनिश्ड गुड्स हैं इसकी NRV 0 है अगर हम इसको प्रोसेस नहीं करते। ये कोई कहने वाली बात है, अगर WIP पे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो वो बिकेगा कैसे। तो WIP अपने आप में तो 0 है, तभी तो एडिशनल कॉस्ट काउंट करते हैं, उसको छोड़ो आप। ये कह रहा है बताओ इसको हम कितने रुपए में वैल्यू करें, तो 380 में वैल्यूएशन होगी इसकी। बच्चों वाले क्वेश्चन है बेटे। अच्छा फोर्थ का आंसर क्या आया था, फोर्थ का आंसर था बी, फिफ्थ का आंसर सी, और सिक्स्थ का आंसर BCB। ये रहा जी BCB, BCB।
इस बार के एमटीपी में एमसीक्यू का लेवल कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान एमसीक्यू है। अगर मैं आपको ये एमटीपी रिकॉर्ड करके नहीं भी देता तो भी आप कर लेते, शायद कुछ बच्चों ने कर भी लिया हो। कुछ है ही नहीं बेटे मेरे करवाने लायक इसमें। फिर मैं आया इसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। ये तो डिट्टो क्वेश्चन है सारे के सारे, इसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं। जैसे ये आपका है 1A, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये राजी 1A 1A, हाँ बिल्कुल ठीक है, लिस्ट यही है 1A। ये है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का क्वेश्चन। आपको ये बताना है कौन सा इवेंट एडजस्टिंग है और कौन सा नॉन एडजस्टिंग है। आप ऐसा करो, क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट पेज नंबर 29। ये क्वेश्चन 3 बार है हमारी बुक के अंदर, वही पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 1B 1B AS 26 का क्वेश्चन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। आप ऐसा करो, क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 31 भी पढ़ो, और ये पेज नंबर 175 पेज नंबर 188 पे है। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन मेरा कराया। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2A पे आ गया। लो जी, AS 21 कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। वैसे तो ये स्टडी मैट का कट कॉपी पेस्ट है, लेकिन आपको पता है स्टडी मैट आरटीपी एमटीपी हम क्लास बुक में डालते ही हैं, तो क्लास बुक का क्वेश्चन बता देता हूं आपको। ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है और पेज नंबर है बेटे 138, किया हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन क्लास बुक में कर लिया उस पर दोबारा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2B पे। लो जी, ये भी कंसोलिडेशन का ही क्वेश्चन है, AS 21 का। क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 5 है और एक क्वेश्चन नंबर 24 है, दोनों इसी पे डिट्टो सेम। वो 5 केस है, पांचों केसेस के अंदर आपको MI निकालना है, प्रॉफिट एनालिसिस, वो जो बेसिक क्वेश्चन नहीं होता जहां से हम चैप्टर शुरू करते हैं, वो वाला क्वेश्चन। पेज नंबर 158 है। कट कॉपी पेस्ट मेरे करवाने लायक कुछ नहीं है बेटे इसमें। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया, 3A पे। लो, AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कंसाइनमेंट, अप्रूवल बेसिस, वो केसेस आपको दे रखे हैं। क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 11 पे जाओ, पेज नंबर 116 मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3B, लो जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 1, नाम भी नहीं बदला इन्होंने। हमारी क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 1 है रॉकी लिमिटेड, वही डिट्टो क्वेश्चन। और वो कौन से पेपर का था, मई 2002 का क्वेश्चन है। और बच्चे क्या कहते हैं, सर इतने पुराने पुराने क्वेश्चन करा रहे हो, देख लो आप एमटीपी में पढ़ा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नए पुराने नहीं होते आपके कभी भी। हम 2024 के क्वेश्चन भी करते हैं, 2002 के भी करते हैं, 1980 के क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। जहां क्वेश्चन डिफरेंट मिलेगा वहां कराऊंगा आपको। पेज नंबर कौन सा है ये, पेज नंबर 475, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट। बैलेंस शीट का टोटल भी आपको याद होना चाहिए, 765 आएगा। चलो, फिर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। लो जी, कंपनी फाइनल अकाउंट। इनके पास पता नहीं एक ही क्वेश्चन है, बार बार वही पूछते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्लास बुक में आओ, एक तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एक क्वेश्चन नंबर 14 है, दो बार दे रखा है क्वेश्चन। कौन सा पेज है, 449। एक ही क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 सर मैं नहीं करा रहा आपको, ये अमेलगामेशन का है, AS 14 का। मैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मर्जर का है। ये लो जी, अमेलगामेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर में क्या है, A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी, सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे लेने, सारे रिजर्व बुक वैल्यू पे लेने, पीसी का कंपैरिजन कैपिटल से कराना है।
लॉस ऑन मर्जर, प्रॉफिट ऑन मर्जर आएगा, उसको सेट ऑफ कर देना है। इसमें मेरे करवाने लायक तो कुछ है ही नहीं, मर्जर का क्वेश्चन है बेटे, आप देख लेना। फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये वही है, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर नहीं कराया था, conceptual framework on financial statement. We will study this topic directly from study material. मैंने ये चैप्टर स्टडी मैट से कराया था और इतने सारे कॉन्सेप्ट कराए थे आपको। ये देखो ना आप, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहां से पूछ लिया है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में से पूछ लिया, 4 नंबर का क्वेश्चन। ये आप देख लेना बेटे, स्टडी मैट से देख लेना, ये मेरा कराया हुआ है, ये आप देख लेना प्लीज। ये कह रहे जी बताओ कार्व आउट्स और कार्व्स इन इंड एएस में क्या होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो इंड एएस है ये सीए फाइनल में पढ़ने चाहिए हमें, क्योंकि इंड एएस का पूरा सिस्टम आपका फाइनल में। अब इन्होंने पूछ लिया जी कार्व आउट क्या होते हैं और कार्व इन क्या होते हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, 2 मिनट की बात है। सारे बच्चों को पता है कि आईएफआरएस को हमने इंड एएस के नाम से इंडिया में लगा दिया, और इंड एएस किस पे लगते हैं, या तो लिस्टेड कंपनीज पे लगते हैं, और अगर अनलिस्टेड कंपनीज हैं तो उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है। या तो लिस्टेड कंपनीज पे इंड एएस लगते हैं, या अनलिस्टेड जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा उस पे इंड एएस लगते हैं। इंड एएस को हम बोल देते हैं कन्वर्ज्ड आईएफआरएस, और ये आईएफआरएस कहां से बने, यूके से। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूं एएस वाले चैप्टर में। तो होता क्या है, ये जो आईएफआरएस है जब इंडिया में लगाए गए, तो अगर हम आईएफआरएस में लिखे हुए किसी प्रावधान को नहीं मानते, आईएफआरएस को इंड एएस बना दिया, इंडिया में लगा दिया, लेकिन आईएफआरएस में जो यूके में एप्लीकेबल है उसमें 21 या 22 प्रोविजन ऐसे हैं अलग अलग इंड एएस में जो इंडिया ने नहीं माने, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। तो जब उनकी बताई हुई बात को हम नहीं मानते तो वो बन जाता है कार्व आउट, हम डेविएट हो गए उनसे। वैसे तो 99% अडॉप्शन रेट है हमारा, 1% बात नहीं मानी हमने उनकी, वो कार्व आउट है। एक होता है कार्व इन। कार्व इन का मतलब आईएफआरएस में कोई चीज है ही नहीं, लेकिन इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अलग से डाल दी। अब जैसे अगर मैं आईएफआरएस 3 की बात करूं, तो फॉरेन कंट्रीज में मर्जर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ परचेज मेथड का कॉन्सेप्ट है यूके में। इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट में भी मर्जर है, तो इनको इंड एएस में डालना पड़ा, तो एक एक्स्ट्रा में एक्सप्लेनेशन डालनी पड़ी पूलिंग इंटरेस्ट की, तो ये बन जाता है कार्व इन। जब उनकी बताई हुई बात को नहीं मानते तो वो कार्व आउट है, और जब कुछ एक्स्ट्रा में ऐड करते हैं इंडिया के हिसाब से, कोई नया प्रोविजन डाल दिया जो आईएफआरएस में नहीं है, वो कार्व इन बन गया। सीधी सीधी बात, वहां पे है यहां पे नहीं है तो कार्व आउट है, यहां पे है वहां नहीं है तो वो कार्व इन है, क्योंकि वो एडिशनल एक्सप्लेनेशन आपकी। इनको पूछना नहीं चाहिए था ये क्वेश्चन, 4 नंबर के लिए पूछ लिया, मैंने आपको बता दिया पेपर में, बस ये लिख के आना आपको, इसका आंसर आप पढ़ोगे तो ये आपको एक्सप्लेनेशन यही मिलेगी। अच्छा जी, फिर ये AS29 का क्वेश्चन है, ये मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, मैं वैसे बता देता हूं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये सैमसंग की डीलर है, और आगे है कस्टमर। अगर कस्टमर का प्रोडक्ट खराब होगा वो डीलर के पास आएगा, डीलर उसको रिपेयर करा के देगा, तो डीलर के पास पावर है कि वो सैमसंग से उसको रिम्बर्स करवा लेगा। तो AS29 ये कहता है कि ये जो डीलर है ये वारंटी का प्रोविजन ही नहीं बना रहा, ये कहता है मैं कस्टमर पे खर्च करूंगा और अपना मैन्युफैक्चरर से रिम्बर्स करा लूंगा, मेरी जेब से तो कुछ जाना नहीं, तो मैं प्रोविजन क्यों बनाऊं। तो मैंने आपको बताया था ऑफसेट करना अलाउड नहीं है, ये जो हमने इसको इसके ऊपर खर्च करना है इसका तो प्रोविजन बनेगा, और जो हमने पीछे से रिम्बर्समेंट लेनी है ये कंटिंजेंट एसेट है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे हम। तो प्रोविजन अवॉइड करना बिल्कुल गलत है, प्रोविजन बनाना चाहिए आपको, ये बात मैंने आपको बताई थी। ये AS29 का हमारी क्लास बुक में डिट्टो क्वेश्चन आप देख लेना। और फिर कहता है बताना जरा जी, हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स क्यों भेजता है। आपको कितनी प्यारी कहानी सुनाता हूं
कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स क्यों भेजता है? प्रॉफिट छुपाने के लिए। हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट छुपाने के लिए। 120 में आएगा, 120 में बिक जाएगा। इनवॉइस पे आएगा, इनवॉइस पे बिक जाएगा। आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। वो चीज इन्होंने थ्योरी में पूछ ली कि बताओ हेड ऑफिस गुड्स इनवॉइस प्राइस पे क्यों भेजता है? तो प्रॉफिट को सीक्रेट करने के लिए, ताकि वो जो हमारा एम्प्लॉय है उसको प्रॉफिट का ना पता लगे और वो हमारे कंपटीशन में ना कहीं खड़ा हो जाए। अगर उसको प्रॉफिट का पता लग गया कि ये तो इतना पैसा कमाते हैं, तो खुद दुकान खोल के बैठ जाएगा। कितनी प्यारी कहानी सुनाता हूँ। वो थ्योरी में पूछ ली बेटे। ये आपका पेपर है, और इस एमटीबी में तो बिल्कुल भी जान नहीं थी बेटे। एमसीक्यू भी आसान थे और डिस्क्रिप्टिव तो खैर है ही आसान इसके। अब इस पे आप नजर मार लेना, और ये क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में पड़े, आप चेक कर लेना प्लीज। मेरी तरफ से काम खत्म है, और अगर मैं ये आपको वीडियो नहीं भी देता तो भी आप पढ़ लेते, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अब एग्जाम में अच्छा करके आना, और अपना भी नाम चमकाना, अपने माँ बाप का नाम चमकाना, और हमारा भी नाम चमकाना, क्योंकि आप चमकोगे तभी हम चमकेंगे। बच्चा कामयाब है तभी टीचर कामयाब है। बच्चे की समृद्धि में ही टीचर की समृद्धि है। आजकल लोग एजुकेशन में भी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं मार्केटिंग पे। उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा, बच्चा चमकेगा, आप अपने आप ही चमक जाओगे। रेफरेंस है ये तो। हमें पढ़ाते हुए 25 साल हो गए। मैंने जब क्लासरूम में पढ़ाना शुरू किया था, एक बच्चा था मेरे पास पहले बैच में, 1 से 3, और 3 से 15, और 15 से ये जर्नी यहां तक पहुंची है हजारों। टाइम लगता है हर चीज में। सिर्फ रेफरेंस, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ पढ़ाना है, बच्चे को चमकाना है। बच्चा चमकेगा, टीचर चमकेगा। जय श्री राम। मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे। बेस्ट ऑफ लक, ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी मच।